कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, किसी चीज को एब्जॉर्व करने की या स्टोर करने की क्षमता, ठीक है। द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर, यानी कि एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, उसी को मेजर करते हैं कैपेसिटेंस के तौर पे, ठीक है। दिस इज द एबिलिटी of a conductor to store charge. It is called as electrical capacitance or electrical capacity or capacitance or capacity. सीधा capacitance बोल दो, सीधा capacity बोल दो, ये सारे नाम एक ही चीज, ठीक है। अब देखो आगे क्या डिफाइन करेंगे, हमने डिफाइन कर लिया। अब एक ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो V के प्रोपोर्शनल है, कि जितना आप पोटेंशियल है उतना ही आप चार्ज स्टोर कर सकते, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहे हो उतना ही चार्ज ज्यादा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसका एक ऑब्जर्वेशन आपने देखा भी होगा कि अगर बैटरी चार्ज करते हैं तो जितना हाई वोल्टेज से चार्ज कर रहे हो उतना ज्यादा फास्ट चार्ज हो जाएगी, ठीक है। जितना हाई वोल्टेज की बैटरी होगी उतना उसमें चार्ज कैपेसिटी ज्यादा होगी, जनरली बोल रहा हूँ, अगर उसमें सारा कंस्ट्रक्शन सेम है। ऐसा नहीं है कि, ऐसा भी होता है कि लो वोल्टेज की बैटरी के पास बहुत ज्यादा चार्ज कैपेसिटी है, बट अगर उसका इंटीरियर कंस्ट्रक्शन सेम है, आइडियली अगर उसी बैटरी को आप ज्यादा वोल्टेज पे चार्ज कर रहे हो तो वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर, ठीक है। जैसा मान लो एग्जांपल मानते, हमारे पास जो जनरली बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, कार की बैटरी, वो कितना वोल्टेज की होती है, किसी को आइडिया है? कौन बोल रहा है? 12 सर 9 वोल्ट की बैटरी? नहीं 12 होता है बच्चे, 12 है ना। 6 सेल बैटरी होती है। अरे तुमने पढ़ा होगा भाई, अभी केमिस्ट्री में नहीं पढ़ रहे, ई नोट सेल वो सब पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का चैप्टर नहीं पढ़ा? पढ़ लिया ना। तो उसमें क्या होता है, लेड की प्लेट होती है और कॉपर की प्लेट होती है। लेड एंड कॉपर, इन दोनों के बीच का जो सेल है उसमें सेल का पोटेंशियल कितना आता है बताओ? 1 कितना आता है बताओ? 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट आता है। ऐसे 8 सेल लगे होते हैं, देखना इन्वर्टर की बैटरी जब लगी हो उसमें 8 ही ऐसे ढक्कन होंगे, आप देखना जहां पे आप पानी डाल सकते हो, या मेंटेनेंस फ्री है तो भी 8 ही होते हैं उसमें, तो 8 होंगे। 1.5 इंटू 8 कर दो सीरीज में तो कितना आ रहा है? 12 वोल्ट, ठीक है ना। अब 12 वोल्ट इज द पोटेंशियल जो ये सपोर्ट कर सकती है बैटरी। भैया 12 वोल्ट पे चार्ज करोगे तो खराब नहीं होगी, इससे ज्यादा करोगे तो ये जो सेल है ना ये डैमेज हो जाएगा। तो अब इस बैटरी को अगर मैं 2 वोल्ट पे चार्ज करूंगा तो ये कम चार्ज स्टोर करेगी, 2 वोल्ट पे जितना चार्ज हो सकती हो जाएगी, फिर रुक जाएगी, ठीक है। अगर इसी को मैं 12 वोल्ट पे चार्ज करूंगा तो ये 2 वोल्ट के कंपैरिजन में और ज्यादा चार्ज स्टोर करेगी, और इसी को मैं अगर मान लो 14 पे कर दूं तो ये 12 की बजाय थोड़ा और ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप पोटेंशियल जनरेट कर रहे हो किसी भी कैपेसिटर के या फिर किसी भी बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस, उतना ही ज्यादा उसमें चार्ज स्टोर हो जाएगा, ठीक है बच्चों? यस यस तो इस कहानी से इसको रिलेट कर पाओगे, जो ये बैटरी वाली कहानी बताई, कर पाओगे ना, कि जितना चार्ज, जितनी वोल्टेज पे चार्ज करोगे उतनी ही बैटरी ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगी, जितने वोल्टेज पे चार्ज करोगे उतना ही कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा अपने प्लेट्स पर। अभी देखो कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, व्हेन वी विल बी स्टडीइंग द पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन, तो और अच्छे से समझ आएगा। पर अभी मानो कि चार्ज स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, ठीक है। फिर इसको अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा, क्या लिखूंगा उसको? Q इज इक्वल टू C। तो C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि डिपेंड करता है कैपेसिटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी कंस्ट्रक्शन समझने के बाद समझ आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, जिसको अगर दूसरे टर्म्स में बोल दो तो Q बाई सी V बोल दो, भैया C को निकालना है तो Q बाई V। तो कैपेसिटेंस इज चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, की 1 वोल्ट चार्ज देने पर कितना, 1 वोल्ट पोटेंशियल देने पर कितना चार्ज स्टोर कर लिया, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल। तो वोल्टेज अगर 1 वोल्ट दे रहे हो, जैसा कि हम भाई स्पेसिफिक जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट, कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए या 1 केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए कितना हीट देना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या था? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। तो सिमिलर वे में द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 वोल्ट पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज
कैपेसिटेंस, या फिर बोल दो कि 1 वोल्ट पोटेंशियल में कितना चार्ज स्टोर हुआ उल्टे टर्म्स में, तो वो भी कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये सभी की सभी बातें कैपेसिटेंस को इंडिकेट कर रही है। कैपेसिटेंस मोटा मोटे शब्दों में बोले तो इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि Q बाई V के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट, यानी 1 वोल्ट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल, पोटेंशियल इंक्रीज कर दे कितना, 1 वोल्ट के बराबर। कितना चार्ज चाहिएगा एक कैपेसिटर का पोटेंशियल 1 वोल्ट के द्वारा इंक्रीज करने के लिए, तो टू इंक्रीज 1 वोल्ट पोटेंशियल हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। अब एसआई यूनिट की बात करें, भैया एक नई टर्म आई है, नया प्रॉपर्टी आई है कैपेसिटेंस, तो उसका एसआई यूनिट भी होगा। तो एसआई यूनिट होता है, एक साइंटिस्ट है उनके नाम पे रखा गया फेराड। ठीक है, फेराड, और कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल ऑफ द कैपेसिटेंस अगर जैसे ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं ना, जैसे रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का ये होता है, इंडक्टर का क्या होता है, ये होता है, ये सब आएंगे हमारे पास ना ऐसा। बैटरी का क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो ये सारे के सारे उसी प्रकार से कैपेसिटर होता है, दो ऐसे पैरेलल प्लेट दिखा देते हैं। ठीक है, दिस इज द सिंबल, एसआई सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, ये हो गया। तो हमने एक नई प्रॉपर्टी डिफाइन कर ली जो कि बेसिस बनेगी कैपेसिटर चैप्टर का या कैपेसिटेंस चैप्टर का। ठीक है, अब 1 फेराड का क्या होगा, सिंपल है, यहाँ पे वैल्यूज डाल दो। Capacitance is said to be 1 farad when 1 coulomb of charge raises the conductor potential by 1 volt। अगर 1 कूलम्ब चार्ज, यहाँ पे चार्ज का ऐसा यूनिट रख दो भाई, C इज इक्वल टू Q बाय V होता है, तो ऊपर रख दो चार्ज का ऐसा यूनिट यानी कि 1 कूलम्ब, और नीचे 1 वोल्ट। तो 1 कूलम्ब चार्ज से अगर 1 वोल्ट बढ़ जा रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है दैट इज 1 फेराड। बस यही बात यहाँ पे लिखी है। अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। अब इसमें किसी को डाउट है तो हैंड रेज करना जी। कितने बच्चों को सब समझ आ गया कैपेसिटेंस वाला, वो लोग हैंड रेज करो। सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि हाँ कितने लोगों को समझ आया, कितने लोगों को समझ आ गया, तो एक बार हैंड रेज कर लो। ठीक है, कुछ लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते, क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है, सब पूछ रहे हैं तो कोई बात। SI unit of capacitance is farad। हाँ ये तो बात है ना, ये तो फैक्ट है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड, ये तो रटना होगा, इसको तो याद रखना है। और 1 फेराड की वैल्यू क्या होती है, वो क्या वो बता देता हूँ। 1 कूलम्ब चार्ज, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, 1 कूलम्ब। कूलम्ब इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। अगर 1 कूलम्ब चार्ज से 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ जाए तो हो गया फेराड क्या, 1 फेराड। बस सिंपल। Farad is very big unit। हाँ, कहाँ लिखा है 1 फेराड इज वेरी बिग यूनिट। The capacitance will be usually in the range of millifarads। कैपेसिटेंस है वो मिली फेराड की रेंज में आएगी, या माइक्रो में या नैनो फेराड के। ठीक है, आपको ये कम कम वैल्यूज मिलेगी क्योंकि किसने बोला था कि 1 फेराड जो है वो काफी लार्ज वैल्यू होती है कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस अगर आप पूरे अर्थ का भी निकालोगे ना वैल्यूज लेकर तो भी शायद इतना नहीं आएगा। ठीक है, तो माइक्रो फेराड, मिली फेराड, ये सब होता है। Yes, जो आपके घर पे कैपेसिटर लगता है ना, कहाँ पे लगता है कैपेसिटर घर पे, देखा है किसी ने कैपेसिटर? सिर्फ फैंस में। फैन में लगता है। कोई भी इंडक्शन डिवाइस होगा ना, इंडक्शन क्या होता है बच्चों, वो बाद में पढ़ेंगे। तो इंडक्शन जहाँ भी हो रहा है उस डिवाइस में जनरली, जैसे हमारा फैन है, फैन में इंडक्शन मोटर होती है, हमारा वॉशिंग मशीन होती है उसमें इंडक्शन मोटर होती है, हमारा कूलर है उसमें इंडक्शन मोटर होती है, हमारा जो समर्सिबल पंप होता है, सबमर्सिबल पंप, उसमें भी इंडक्शन मोटर होती है, हमारा ये क्या बोलते हैं, एक चीज और थी ना, कूलर, ये हो गया रेफ्रिजरेटर, उसमें जो कंप्रेसर की मोटर वो भी इंडक्शन होती है, और फ्रिज में जो कंप्रेसर की मोटर वो भी इंडक्शन होती है। इन सभी डिवाइसेस में आपको कैपेसिटर मिलेगा, और इनकी जो रेंज होती है ना, समवेयर अराउंड 2 माइक्रोफेराड से लेकर 4 माइक्रोफेराड तक रहती है। अब देखो माइक्रोफेराड का मतलब क्या है, 10 × 10⁻⁶ फेराड, इतना ये रेंज चलता है। तो जिसने बोला था ना कि फेराड इज ए वेरी लार्ज यूनिट, तो वो बहुत सही में बड़ी यूनिट होती है।
आपको ये वाली रेंज मिलेगी, चाहे देख लेना कभी किसी के आसपास खराब पड़ा हो या फिर कहीं भी आपको मौका मिले वहां पे देखना व्हाट इज द कैपेसिटेंस। उतार के मत देखना, कभी पंखे पे चढ़ जाओ करंट लग जाएगा, ऐसा अलाउड Yes. नहीं। बोलो कि सर ने बोला था करंट लग गया, तो कोई भी बच्चा रिस्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर दिख जाए तो देख लेना 2 माइक्रोफेराड, छोड़ो इंटरनेट पे देख लेना, ठीक है। सर इंटरनेट पे इंडक्शन कुकटॉप में भी होता है क्या? किसमें? हाँ, इंडक्शन कुकटॉप जो होता है ना उसका कंसेप्ट अलग है, उसमें भी अंदर होते हैं, सर्किट पे होते हैं, है ना, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन उसमें मोटर नहीं होती। जनरली मोटर को पावर देने के लिए यूज होता है। इंडक्शन कुकटॉप के अंदर कंसेप्ट अलग होता है, वहां पे आपका ओपन कॉइल होता है, वहां पे कॉइल ऐसे रोटेटिंग नहीं होता, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो डिवाइसेस बताए इनमें होता है, सब में होता है, देख लेना, कहीं कहीं बड़ा कहीं छोटा, ठीक है। कर लो सभी लोग हाथ नीचे। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं, आगे क्या है भाई। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो आइसोलेटेड का मतलब कौन बताएगा मुझे, आइसोलेटेड क्या होता है? तो जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो चीज अपने बाहरी सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही उसको बोलते हैं क्या, आइसोलेटेड। भाई कोई भी चीज होगी ना, कहीं भी जाओ, फिजिक्स की बात कर रहे हैं सभी लोग हाथ नीचे कर लो, कोई नहीं, बता दिया इन्होंने फिर। कोई चीज अगर अपने सराउंडिंग्स के साथ, अगर सिस्टम का क्या डेफिनेशन बताया था कि एनी सब्सटेंस, यानी वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज इन अवर स्टडी, या जिस पे हमारा फोकस है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में डेरिवेशन कर रहे हैं, वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज सिस्टम, एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज सराउंडिंग। तो अगर ये सिस्टम मेरा सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट ही ना करे तो मतलब आइसोलेटेड है। और इंटरेक्शन यूनिवर्स में केवल 2 ही तरीके से पॉसिबल है, आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ मास और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और बाय बोथ, या तो मास का ट्रांसफर होगा या एनर्जी का, या दोनों का होगा। इसके अलावा कोई भी ट्रांसफर या कोई भी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं। वो आप देख लो, आप देखो कुछ भी इंटरेक्शन, कोई भी सिस्टम उठा लो, चाहे वो बायोलॉजिकल सिस्टम हो, चाहे आपकी ह्यूमन बॉडी हो, चाहे आपके आगे रखा हुआ फोन है, सेमीकंडक्टर डिवाइस, कुछ भी है, इज देयर एनीथिंग पॉसिबल अपार्ट फ्रॉम मास ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफर और बोथ? क्या आप सोच के बता सकते हो मेरे को? आधा मिनट लो और बताओ अगर किसी को इसके अलावा कोई ऑप्शन दिख रहा है। और ये बहुत, दोबारा बोलना। अरे दोबारा क्या बोले, क्वेश्चन समझ आ गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है भाई। आप अपने आसपास की चीजों को देखो, ठीक है, उसमें बताओ कि क्या आपको ऐसा सिस्टम दिख रहा है जो एनर्जी ट्रांसफर, मास ट्रांसफर के अलावा कोई एक्सचेंज कर रहा हो अपनी सराउंडिंग्स के साथ, उसके अलावा कुछ टाइप ऑफ सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा हो? नो सर। देखो, कोई बच्चा बोल सकता था, जो अगर सोच रहे होंगे तो किसी को फीलिंग आ रही होगी कि बोलूं ना बोलूं, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज भी होता है ना, जैसे मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो इस केस में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कि मास ट्रांसफर हो रहा है कि कुछ और हो रहा है? तो उसमें भी तो एनर्जी होगी। समझ रहे हो ना कि देखो, आप अपने ह्यूमन बॉडी को भी तो एक सिस्टम ले सकते हो। मैं तो आपको पूरी चॉइस दे रहा हूँ कि यू कैन चूज एनीथिंग, यू कैन पिक एनीथिंग एंड कंसीडर इट एज अ सिस्टम। तो आप अपनी ह्यूमन बॉडी को एज सिस्टम। अब आपके इंटरेक्शन आपके सराउंडिंग्स के साथ क्या क्या होते हैं? आप खाते हो, आप पीते हो, आप स्वेट करते हो, आप और एक्सक्रीटरी एक्टिविटीज करते हो, उसके अलावा आप सुनते हो, सुन रहे हो तो भी एनर्जी आ रही है, बोल रहे हो तो एनर्जी बाहर जा रही है। तो इस जो इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे कि सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ एनर्जी, या फिर क्या बोलते हैं, एनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि आपने किसी पर्टिकुलर पैटर्न में एनर्जी को एक्सचेंज किया, वो भी एनर्जी एक्सचेंज ही है, और वो उसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो कोई भी सिस्टम, ये थोड़ा वैसे बता दिया था आपको कि थोड़ा आगे सोचो आप, है ना, चीजों को सोचोगे तो पता चलेगा कि हाँ। फिजिक्स का जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो फिजिक्स के बारे में अनलिमिटेड स्कोप की बात की थी ना, तो अनलिमिटेड स्कोप ऐसे ही आता है कि आप इंफॉर्मेशन को देख रहे हो, यार कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, चाहे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाओ, चाहे मैक्रो पे चले जाओ, चाहे प्लेनेटरी स्केल पे चले जाओ, केवल एनर्जी एक्सचेंज या फिर मास एक्सचेंज। अब देखो, ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग्स के साथ एक्सचेंज नहीं कर रहा उसको बोल रहे हैं आइसोलेटेड। अब एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, तो स्फेरिकल शेप है, कंडक्टर का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, और ये आइसोलेटेड है, ठीक है। इसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस, आपने एक चार्ज इमेजिन कर लिया, ठीक है, इसको एक चार्ज क्यू दे दिया इस स्फेरिकल कंडक्टर को, तो क्या करोगे? अब पोटेंशियल एट एनी पॉइंट फाइंड आउट करना है।
तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, आप याद करो फॉर्मूला जब हमने निकाला था, इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या आया था, उसमें क्या मैंने ये नहीं बोला था कि वो इक्विवेलेंट होगा जैसे कि इसके सेंटर पे कोई चार्ज क्यू रखा हो, उसकी वैल्यू आई थी क्यू बाय के क्यू बाय आर। भाई पॉइंट चार्ज के लिए जो होती है वही आई थी इसके सरफेस पे, कि ऐसा पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पे रखा हो, उसकी वजह से जो वैल्यू आएगी दैट इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल शेल। जब डिराइव कर रहे थे तो याद करो। अरे Yes, sir. याद करो बच्चों, केस डिराइव किए थे भाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसकी वैल्यू, तो के क्यू बाय आर आया था। यस सर। तो अब देखो Yes, sir. कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी, अभी बताया आपको, तो सीधा लिखोगे सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो क्यू की वैल्यू और वी की वैल्यू, तो क्यू से क्यू कट जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। सी इज इक्वल टू क्यू क्या है और वी क्या है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आर चला जाएगा और Q से Q कट जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, R इज द रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर। तो जितना बड़ा रेडियस होगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा फॉर्मूला होगी। ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। तो अगर आपके पास बड़ा कंडक्टर है, एक छोटा स्फीयर है, एक बड़ा स्फीयर है, तो एक बड़े स्फीयर में ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे कि एक छोटे स्फीयर में ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे? से बड़े से अब ये बातें हम कब कर रहे हैं, जब पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स दे दी। मैंने आपको 2 वोल्ट की बैटरी दे दी या 12 वोल्ट की बैटरी दे दी और बोल दिया इससे जाओ इस कैपेसिटर को या इस कंडक्टर को चार्ज करो, तो आप 12 वोल्ट के पोटेंशियल को फिक्स रखते हुए छोटे वाले स्फीयर पे कम चार्ज ट्रांसफर कर पाओगे। अगर स्फीयर का साइज बड़ा है तो उसी 12 वोल्ट की बैटरी से बड़े वाले स्फीयर पे ज्यादा चार्ज ट्रांसफर कर पाओगे। इसका मतलब ये, ठीक है। तो टोटल चार्ज ट्रांसफर डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स, वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस। भाई यही तो बात हो रही है ना, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यानी अगर Q लिखे तो Q इज इक्वल टू सी वी। तो अब टोटल चार्ज, कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो कैपेसिटेंस पे और दूसरा वोल्टेज पे। अगर आपको छोटे स्फीयर पे ज्यादा चार्ज ट्रांसफर करना है तो वोल्टेज बढ़ा दो, सोर्स जो है ना उसका वोल्टेज बढ़ा दो, तो भी आप ज्यादा चार्ज ट्रांसफर कर पाओगे। बट अगर मैं बोल दूं कि ये कांस्टेंट है, आपको एक 12 वोल्ट की ही बैटरी दी है, उसी से ट्रांसफर करोगे, तो छोटे वाले स्फीयर पे आप ज्यादा चार्ज, कम चार्ज ट्रांसफर कर पाओगे और बड़े पे ज्यादा, क्योंकि छोटे वाले का कैपेसिटेंस छोटा होगा बिकॉज आर छोटा है, और बड़े वाले का कैपेसिटेंस बड़ा होगा, तो क्योंकि ये C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। डाउट वाले हैंड रेज कर लो ताकि आपकी आवाज अनसुनी ना रहे। हाँ, अब ये राहुल जी पूछिए। हाँ जी राहुल, अंशिका पूछो, अनम्यूट करके भाई डाउट पूछ लो है तो। ठीक है, अब देखो इसी को पॉइंट वाइज देखते हैं, डाउट हो तो आप पूछ लेना बच्चे, ठीक है। कंडक्टेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो हमने देख लिया कि हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए बड़े स्फीयर पे ज्यादा चार्ज ट्रांसफर हो पाएगा और छोटे पे कम, बड़े का कैपेसिटेंस ज्यादा और छोटे का कम। ये जो इक्वेशन है इसके बारे में एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका डेरिवेशन अलग अलग नहीं करके देखेंगे, ये चीज डायरेक्टली याद रख लो कि अब इक्वेशन इज ट्रू फॉर कंडक्टिंग स्फीयर्स, होलो एंड सॉलिड स्फीयर। तो ये स्फीयर जो है, ये चाहे कंडक्टिंग ये क्या बोल रहे हैं, ये स्फीयर चाहे होलो हो या सॉलिड हो, अगर ये होलो रहेगा तो भी सेम कैपेसिटेंस रहेगी और सॉलिड रहेगा ये भी तब भी सेम कैपेसिटेंस रहेगी। तो इस वाली बात को आप ध्यान रखना, ये बाद में यूज होगी कि होलो और सॉलिड में सेम रहती है कैपेसिटेंस, ये आप बात याद रखना, इसका यूज आएगा बाद बताएंगे। कैपेसिटर जब क्रिएट करते हैं, जब कैपेसिटर एज अ डिवाइस जनरेट करते हैं, तो उसको कम मटेरियल यूज करके कैसे इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके हम एक अच्छा कैपेसिटर कम मटेरियल यूज करके सस्ता कैपेसिटर एज अ डिवाइस बना सकते हैं। जब आप मार्केट जाते हो तो कैपेसिटर जो है कितने रुपए का मिलता है, आइडिया है? 40 रुपए का मिलता है, 40 रुपीज। पहले 10 रुपए का मिलता होता।
तो इतना सस्ता हो गया और इतना बढ़िया इसने परफॉर्मेंस दिया। तो इसका जब कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना लंबा ये पैरेलल प्लेट होता है कैपेसिटर, उसके बावजूद भी इतना सस्ता क्यों बन पाया, बिकॉज होलो और सॉलिड के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ से प्रॉपर्टी जनरेट होगी, उसके बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब इफ द स्फीयर इज इन मीडियम, अगर कोई मीडियम हो, ये जो स्फीयर है ये अगर एयर में है तो ऐसा होगा, अगर इनके बीच में कोई मीडियम होगा तो एप्सिलॉन आर सेम, भाई एप्सिलॉन नॉट जहां हम कूलम्स लॉ में पढ़ रहे थे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो उसी तरीके से यहाँ अगर कोई मीडियम अलग है अपार्ट फ्रॉम फ्री स्पेस और एयर तो उसकी परमिटिविटी से मल्टीप्लाई होगा, रिलेटिव परमिटिविटी से, बस यही है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। इसके बाद आगे देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ अगर निकालोगे फॉर्मूले से तो 711 माइक्रोफेराड आ रहा है। देखो फेराड तो आया भी नहीं, 711 माइक्रोफेराड आ रहा है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस कैसे काम करता है। अभी तक डाउट है तो पूछ लो, फिर इसको पढ़ाऊंगा एक बार अलग 10 मिनट का फिर से फोकस टाइम चाहिएगा आपका, तो बताओ किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आपसे एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा और फिर थोड़े 5 मिनट के बाद इसको पढ़ाऊंगा, फिर 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा आपसे। देखें क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों की जो स्कूल में क्लास होती है बच्चों, उसमें Yes, sir. कितने बच्चे ध्यान से सुनते हैं? स्कूल की क्लासेस में सीरियसली पढ़ते हो कितने बच्चे ऐसे? देखो स्कूल की क्लासेस में अच्छी बात है, काफी सारे बच्चे हैं जो ध्यान से पढ़ते हैं, तो स्कूल की क्लासेस में भी ध्यान से पढ़ना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हम जो है ना डेरिवेशन, हर एक डेरिवेशन पे इक्वली फोकस करके चल रहे हैं, सारा बता रहे, बट एक चीज अगर स्कूल में पढ़ ली उसको बार बार यहाँ भी पढ़ना वहां भी पढ़ना, उससे अच्छा ये है कि जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो मैं आपको बता दूं और उसके बाद आपको बाकी सारे नोट्स दे दूं कि भाई ये इससे रिलेटेड है, इसको आप पढ़ाना। तो क्या मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं? पहले ही बता दो जेन्युइनली कि सर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? Yes, sir. भाई जो एक चीज है उसी का फॉर्मूला दूसरे में यूज हो रहा है, तो सिमिलर जो डेरिवेशन है उनके लिए हम टाइम बचा के और उस टाइम को क्वेश्चन सोल्व करने में यूटिलाइज कर लें। तो जो हम क्वेश्चन अभी सोल्व कर रहे हैं जैसे क्लासेस में, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। और मैं सोच रहा हूँ कि पैटर्न ये यूज कर लिया जाए कि एक क्वेश्चन मैं करा दूं आपको और उससे बिल्कुल हूबहू मिलता हुआ क्वेश्चन आप लोग 1 या 2 क्वेश्चन मुझे क्लास में ही करके बताओ, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए क्लास के एंड तक कि हाँ यार हम भी ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे जब ये एग्जाम में आएगा। तो क्या ये एक्सपेक्टेशन ठीक है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। तो अभी यही बोल रहा था कि जब आपके स्कूल के टीचर पढ़ाएं, क्योंकि कुछ बच्चों का ये मैंने देखा ऑब्जर्वेशन कि वो लोग सोच रहे हैं कि यार ठीक है जब स्कूल में क्या ही पढ़ना, हम तो जब सर पढ़ा देते हैं इवनिंग में जाके तो ठीक है, स्कूल में हमारे दोस्त वोस्त होते हैं, मजे करेंगे और शाम को पढ़ लेंगे। तो वो हैबिट नहीं बनानी हमें स्कूल में भी पढ़ना है, हमें यहाँ भी पढ़ना है। तो अगर आप किसी क्लास में जा रहे हो तो आपका मतलब ये होना चाहिए ना कि बच्चों की फुल्ली उसमें डेडिकेटेड होके अटेंड, नहीं तो टाइम वेस्ट होने वाली बात है। अगर आप फुल्ली प्रेजेंट नहीं हो तो अटेंडेंस खाली अटेंडेंस है, आपकी प्रेजेंस नहीं है। तो हमें प्रेजेंस चाहिए, फुल प्रेजेंस, 100% प्रेजेंस रहेगी। तो जो यहाँ से सुन के जाओगे वो चीजें, वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हुई रहेंगी। बस नोट्स पढ़ लेना, उसके बाद आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई चलो ओके। अब हमारी देखो 110 बच्चे हो गए हमारी क्लास में, अच्छी बात है। इतने सारे बच्चे होते हैं तो अच्छा मजा आता है, रिस्पॉन्स भी तुम्हारा अच्छा है। ठीक है ओके जी। तो एक काम करो आप, कहाँ थे वही, ये तो सबको समझ आ गया ना। अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस पे। तो कैपेसिटेंस हमने देख लिया कि कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस देखते हैं कि कैपेसिटेंस एक्चुअल में काम करता कैसे है। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ए है सर, दिख रही है सबको? एक प्लेट है जिसमें दोनों उसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव।
ठीक है। उसके बाद एक प्लेट बी है, उस प्लेट बी को मैं क्या करूंगा, उस प्लेट बी को इस प्लेट ए के पास लेके आऊंगा, ठीक है। इस बी को मैंने उठाया और प्लेट ए के पास लेके आया, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों मेटल कंडक्टर्स हैं, अभी कंडक्टर्स की बात करिए ना हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेम यहाँ भी दोनों ही कंडक्टर है। तो क्या होगा, इस पॉजिटिव की वजह से लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस प्लेट बी के, और राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज, लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव। ठीक है, लेफ्ट में अभी भी नहीं आया, लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव, तो इधर इसके नेगेटिव चार्ज आएगा बाय इंडक्शन और राइट साइड में पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखना, अगर मैं राइट साइड वाले चार्ज को, जो राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज आया, उसको ग्राउंड कर दूं, अर्थ पे ले जाऊं, भाई जो राइट साइड में पॉजिटिव था मैंने उसको अर्थ कर दिया, तो नेट चार्ज ऑन बी क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल हो गया ना क्रिएट। पहले इनिशियली मान लो अगर इनके बीच में पोटेंशियल V था, V पोटेंशियल डिफरेंस था, तो जब इसको पॉजिटिव चार्ज को मैंने वो कर दिया ग्राउंड, तो इन दोनों के बीच में जो नेट पोटेंशियल था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। भाई चार्ज की वैल्यू घट गई, तो जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जब आपको पढ़ा रहा था, तो दैट वाज द एनर्जी दैट इज ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चार्जेस। भैया उसमें से कुछ चार्ज आपने भेज दिए, यानी दूर भगा दिए, मतलब अब जो चार्जेस बच गए उनमें कितना वर्क डन या उनमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, पहले से कम की ज्यादा, कम, पहले से कम हो गई ना भाई, कुछ चार्ज था वो तो भाग गया दूर, अब वो अर्थ हो गया, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो खत्म हो गई, तो अब पोटेंशियल हो गया डिक्रीज। तो क्या अब आपके पास एबिलिटी आ गई कि आप इसको फर्दर चार्ज कर सकते हो दोबारा से? यस सर। बस यही जो पॉसिबिलिटी आई ना कि आपने कुछ चार्ज डिस्चार्ज कर दिया और फिर ये ए बी एक दूसरे के पास में, और इस पे आप चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो, वही एबिलिटी है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के बारे में क्या बोला था, इट इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ए प्लेट और बी प्लेट आपने एक साथ रखी हुई है, तो आप उन पे चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो, दिस इज द कैपेसिटेंस, ठीक है। यस सर। यही लाइन बाय लाइन सारी बातें लिखी हुई है, और उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। जो सिस्टम बन गया, जैसे ए प्लेट और बी प्लेट एक दूसरे के पैरेलल थी और इनके इधर से चार्ज ग्राउंड हो गया, अब आप इस पे चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो, एक्स्ट्रा चार्ज इधर इधर दे सकते हो। तो अब ये जो प्रोड्यूस हुआ इसी को बोलते हैं डिवाइस कैपेसिटर, और पर्टिकुलरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक इधर प्लेट थी एक इधर थी, दोनों बन गए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो अब देखो, इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं कि जो मैंने आपको बात बताई यही यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखी है, इसको पढ़ के आना है, ठीक है। इसको रीड करना है, कल की क्लास में आने से पहले इसको पढ़ के आना। फिर मैं कल जब स्टार्ट करूंगा तो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करूंगा, इसी पॉइंट से, क्योंकि आज वाली क्लास में इसका आगे कोई रिलेशन नहीं है, तो टेंशन मत लेना। इसको कल पढ़ के आना, फिर से एक बार आपको अच्छे से बता पॉइंट वाइज। कितने बच्चे पढ़ के आ जाओगे ये सारे के सारे पॉइंट पढ़ के आओगे ना? ठीक है, इसको पढ़ के आना। जो ये डिवाइस कैपेसिटर बना, इसे जस्ट बाद आज के क्वेश्चंस करेंगे अभी, और इसके जस्ट बाद आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझाऊंगा। ये वाले सारे पॉइंट पढ़ के एक एक पॉइंट समझाऊंगा, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ से पिकअप करेंगे हम कल, ठीक है। तो बिफोर प्रोसीडिंग अब मैं आपसे 2-4 क्वेश्चंस करा लेता हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये तो है डायमेंशनल होमोजेनिटी का क्वेश्चन, तो आप तो इसको सीधा सीधा ही करके दिखा दो मेरे को कि व्हाट इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 5CV, 5 × C × V। इसका करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जिसमें C है कैपेसिटेंस और V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सभी के फॉर्मूले में लिख देता हूँ आपको ना। पोटेंशियल डिफरेंस होता था U/Q, और U क्या होता था, एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, Q चार्ज है तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, और कैपेसिटेंस क्या है बच्चों, अभी बताया आपको। कैपेसिटेंस क्या है, Q/V।
ठीक है। Q क्या है? चार्ज। और V क्या है? U बाई Q। U by Q. तो सीधा फिर सीधा ऑप्शन मल्टीप्लाई। सी। हाँ, अब ऐसे मत बताओ, चैट बॉक्स में बताओ बच्चों, सबका आंसर देखना चाहिए, कितने बच्चे ध्यान से देखें। तो CV क्या होगा? C इंटू V अगर करोगे तो U बाई Q इंटू Q बाय V। इनको वैल्यूज को एडजस्ट करो। सबके डायमेंशनल फॉर्मूला पता है। एनर्जी का होता है वर्क डन वाला फॉर्मूला, और वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे तोड़ते हुए चले जाओ। तो अगर सीधा याद है फोर्स का mLT-2 इंटू फिर वो कर लोगे तो फिर देखते क्या है। सर सीधे क्यू का निकाल देंगे तब नहीं हो जाएगा? सीधा निकाल दो, वो तो सबकी कैपेसिटी पे है भाई। मैं तो बिल्कुल तोड़ते हुए बता रहा हूँ कि आप कितना उसको तोड़ते हुए जा सकते हो। क्यू का ही निकाल लो, सीधी बात है। क्यू का अगर CV इज इक्वल टू क्यू पता है तो क्यू का फॉर्मूला सीधा निकाल दो। और अगर मान लो उस तरीके से नहीं आता, किसी को याद कि यार क्यू का नहीं याद आ रहा है, या फिर सी का नहीं पता पड़ रहा, वी का नहीं पता पड़ रहा, जिसको यही फॉर्मूला भूल गया कि वी क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तोड़ते हुए चले जाओ, फिर आपको पता चल जाएगा कि सी वी इज इक्वल टू क्यू होता है। तो आपने अभी देखा कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाय वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो 5 इंटू सी वी हो या फिर सी वी हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्यू वाला फॉर्मूला ही रहेगा, यानी कि लेफ्ट साइड में जो है वही राइट साइड में रहेगा डायमेंशनल होमोजिनिटी से। तो क्यू क्या होता है बच्चों? करंट इंटू 80। टाइम। current करंट इंटू टाइम, आई इंटू टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला टी होता टी। है, और करंट का क्या होता है? ए। ampere है ना। तो T1 A1 होगा, बाकी M0 L0 लिख लो या T1 A1 ऐसे लिख लो। तो इन सबको क्या मिलेगा आपको? ऑप्शन सी। अगर इस तरीके से सीधा नहीं आ रहा तो भैया तोड़ते हुए चले जाओ। फिर अगर, पर ये बात है कि जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा उसको ये कैसे होगा, है ना। तो चलो वो दोनों ही तरीके हैं। सबसे शॉर्टेस्ट तो यही है कि Q इक्वल टू सी वी हमें पता है, फॉर्मूला डालो। Q का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वही CV का होगा, बिकॉज ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। दोनों चीजों को यू कैन ओनली इक्वेट वेट विद वेट, वॉल्यूम विद वॉल्यूम, लेंथ विद लेंथ। इसीलिए डायमेंशनल होमोजेनिटी बोलता है कि जहां भी इक्वल टू साइन लगाओगे उसके दोनों तरफ सेम फिजिकल क्वांटिटी रहना चाहिए, उसी को बोलते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी। और उसी के हिसाब से आप ऑप्शन सी पर पहुंच पाओगे। सही सही बताना कितने बच्चे सी ऑप्शन तक पहुंच पाए थे? कितने बच्चों का ऑप्शन सी आया था? हैंड रेस करो, हैंड रेस, ऐसे हैंड रेस ही पता चलेगा कितने बच्चों को आया था। ठीक है, चलो बाकी लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। हाँ, कितने बच्चों को डाउट है इस क्वेश्चन में? चलो डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फार्मूला। अब ये वाला कर दो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी भूल जाओ, पैरेलल वगैरह भूल जाओ। एक कैपेसिटर है, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस दे दिया 20 माइक्रोफेराड, कनेक्टेड टू 1 वोल्ट बैटरी। नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 20 microfarad microcontract. इसको करने की जरूरत ही नहीं है, Q इक्वल्स टू CV, सीधा खत्म। दोनों मल्टीप्लाई करो, 20 माइक्रो कूलम इज द आंसर। ठीक है, ओए भाई भाई गलत कर दिया हमने। अब बताओ गलती क्यों होगी? ये गलती तुम्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के बाद बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से जो अब तक तुमने सीखा उसके हिसाब से ठीक है, बट नेट चार्ज क्या होगा कल आप ही बोलोगे कि ऑप्शन सी सही है, ठीक है, zero पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद। ठीक है, अभी नहीं, अभी तुम्हारे हिसाब से ठीक है आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस करो। अब ये करो,
क्वेश्चन को पढ़ो, सिमिलर मेथड से होगा सॉल्व, करो इसको। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो सभी लोग लाइन बाय लाइन, फिर इसका आंसर ढूंढते हैं। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन बी। बी। अरे चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। Two conductors of irregular shapes placed near each other are connected to two terminals of a battery of 50 volt. तो potential दे दिया 50 volt है। It is observed that the charge on one of the conductor is 2 microcoulomb. दो कंडक्टर थे, ठीक है, उनमें से एक पे चार्ज दिया 2 माइक्रोकूलम। कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट इज, सी बताना है, वी दे दिया, सी बताना है, चार्ज दे दिया है। कैसे करोगे? करो, वैल्यूज डालो, आंसर करो। ऑप्शन ए वाले कौन थे भाई, बताओ कौन है ऑप्शन ए वाला जानकार आदमी। सभी बच्चे ट्राई करो, जिनका आंसर आता जाए वो हैंड रेज करते चले जाओ, ठीक है, जिनका भी आंसर आ जाएगा वो सभी हैंड रेज कर लेना। जिनका कोई भी आंसर आ जाए, जो भी है सोल्व जिन्होंने कर लिया वो हैंड रेज कर लेना। तब तक हम ज्ञानी लोगों की संख्या गिन लेते हैं, कितने ज्ञानी हैं हम लोगों के बीच में। हम लोग थे 111, अभी बचे हैं 102। तो परम ज्ञानी कितने हो गए बच्चों? 9। सर 9। परम ज्ञानियों की संख्या आज हमारी क्लास में 9 महसूस की गई, तो ठीक है। जिनका आंसर आ जाएगा बेटा हैंड रेज कर लेना। इस क्वेश्चन को सभी अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, है ना। ऐसा सा क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो जिनका भी आंसर आ जाए, कोई भी आंसर आए, ए बी सी डी, जो ऐसा होगी हाँ सर मैंने अपनी तरफ से कर लिया है, वो हैंड रेज कर लेना। तो इस लिस्ट में जब बच्चे बढ़ते जाएंगे फिर हम लोग करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग करो इसको, टाइम ले लो 1 मिनट 2 मिनट जो आपको चाहिए, लेकिन जिनका भी आंसर आ जाए वो हैंड रेज कर लेना। जो अब तक हमने फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, देखो अब तक एक ही पढ़ा है, फिर तुम्हारा वो हो जाएगा, नहीं तो फिर बोलोगे कि सर लुट गए, इसमें भी ये चैप्टर भी अब गया हाथ से। तो हाथ से मत जाने दो, ये चैप्टर कल ही स्टार्ट हुआ है, अब तक नोट्स वोट्स सब रिवाइज करो मस्त एकदम। और अभी तक एक ही फॉर्मूला है, क्यू इक्वल्स टू सीवी। कल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा दूंगा, फिर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ा दूंगा, फिर फॉर्मूलों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो अभी एक ही फॉर्मूला, इसी को लगाना सीखो बच्चों, और हाथ ऊपर करो सब लोग, नहीं तो फिर पीछे छूट जाओगे, तुमको फायदा नहीं होगा। आज क्विज भी शेयर कर दूंगा मैं तुम्हें इसके ऊपर, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के इंट्रोडक्टरी जो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, वो अटेम्प्ट कर लेना आप लोग। क्विज में क्या डालना पड़ता है? क्विज में कुछ नहीं डालना पड़ता, क्विज पे क्लिक करना, अगर वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं कर रखा तो रजिस्टर कर लेना, और फिर आंसर। रजिस्टर भी कर रखा हो? नहीं कर रखा? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार ये क्वेश्चन कर दो, फिर मैं रजिस्टर करा दूंगा जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। सर ऑप्शन बी। भाई 102 बच्चे हैं हम लोग ना, तो कम से कम 70 बच्चे तो हो जिनका आंसर हो गया हो। अभी तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर ये भी नहीं कर पा रहे इसका मतलब है कि हम तो नहीं करना चाह रहे सर, हमें करना ही नहीं है। अब जो मर्जी कर लो, है
सर हो ऐसा कैसे चलेगा रे बाबा? सर हाँ? आपने तो कर लिया ना। हमने तो कर लिया, लेकिन हमने तो कर दिया। तुम्हारी क्लास में ही देखो सन्नाटा पकड़े बैठे हुए लोग, जिनको कुछ बोले कि सर ठीक है आप बोले जाओ, मजा आ रहा है सर, हम तो नहीं करेंगे सर। हाँ सर। सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? अरे इन सबको भी तो कराना है, ये वो बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, जिनको नहीं करना उनको नहीं करना, ये बात अब सही छोड़ो है। इनको, अगला क्वेश्चन करवाओ आप। यस सर। देख लो बच्चों, इनको भगा देते हैं ना। जो लोग अभी, कुछ ऐसा फीचर भी होना चाहिए जिन्होंने हैंड रेज नहीं कर रखा, उनकी लिस्ट भी होनी चाहिए ताकि उनका नाम पकड़ सके। सर तो आपने जो क्लास से चले गए उनका नाम तो ज्ञानी रख दिया है, इन लोगों के नाम रखेंगे। हाँ, ज्ञानियों की संख्या यार बढ़ती जा रही है क्लास में। ज्ञानी जो क्वेश्चन कर ले रहे हो तो बेचारे लोग हैं, मान लेते हैं मासूम से बच्चे हैं, सीधा जो सर ने बोल दिया क्वेश्चन कर लो तो कर लेते हैं। बताओ, इतने इतने शरीफ बच्चे हैं। तो ज्ञानी लोग तो वो है ना जो कहेंगे मैं तब करूंगा तब मेरा मन करेगा। वाह सर, आप बोल रहे हो तो हम तो शरीफ बच्चे आपको मिलेंगे ही नहीं दुनिया में। तो वही तो बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं ना वो ऐसे है कि नहीं नहीं मेरा मन करेगा तब मैं करूंगा। सर अभी तो आपने दिया है, मैं तो घर जाके करूंगा, क्योंकि मैं सब कुछ घर जाके करता हूँ। सर घर जाने का तो सवाल ही नहीं होता, हम घर में ही बैठे हैं। वही बोल रहे हैं ना कि सर मैं तो क्लास के बाद, मतलब ये होता है ना कि फोन चलाऊंगा, सो जाऊंगा, फिर सोचूंगा शाम को कि हाँ यार करना तो था, चलो कल करूंगा। जो शरीर, वो कल कभी नहीं आता है फिर। हाँ वही बोल रहे हैं। कई बच्चे को सर टाइम होने वाला है और क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन बस यही कराना था। ऑप्शन, अच्छा इसका सॉल्यूशन बताना है, वो फटाक से बताता हूँ। ऑप्शन इसका भाई बी आएगा जहां तक लग रहा है। सही है हमारा। यस सर। ये सीधा सीधा वैल्यू डालना, ऑप्शन Yes, बी sir, B है। आएगा। ठीक है, 4 × 10⁻⁸ फराड। अच्छा यार ये कुछ ऐसे आएगा। अरे यार ठीक है, यहाँ आ रहा है ना। तो Q = CV होता है बच्चों। तो हमें क्या निकालना है? C निकालना है। तो कुछ नहीं करना, Q/V कर दो। Q अपने को दे रखा है 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई V, मतलब 50 करोगे, 200 कर रहे हो इसको, तो 10⁻⁸ हो जाएगा, और इधर 50 हो गया, तो 4 × 10⁻⁸ फराड। ठीक है, यानी कि 40 पिको फराड हो गया। अब देखो ये तो हो गया। इसके बाद बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो कल करेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि इसको नए टॉपिक को स्टार्ट कर ले। तो कुछ बात बतानी थी यार तुमसे। हाँ, एक बात ये बतानी, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं अब, ये क्लास जिनको बाद में रिकॉर्डिंग देखनी होगी उनके लिए फिर डिस्टर्बेंस नहीं आएगा।